तो मैं शबरी हूँ राम की, क्योंकि नाम ही इतना सुंदर है। के बारे में आप कुछ दो चार बातें बताएंगे कि इस बुक में क्या है एग्जैक्ट? मैं शबरी हूँ राम की, चकती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। अपने आप को शिक्षित करें। पढ़ाई लिखाई से ही इंसान शिक्षित थोड़ी होता है कि महिलाएं ही घर पर क्यों रहे, पुरुष क्यों। जिस दिन पुरुष ये बात सोच लेगा, वो महिलाओं को खुद से पहले शिक्षित करेगा। निगाहें पुजारी की कितनी अजब थी, बुढ़ापे की मंशा भी उतनी गजब थी। आंखों से अपनी चुपके से टोक देता था, प्रसाद के बहाने वो अक्सर रोक लेता था। मम्मी को डर से बताती नहीं थी, मंदिर महीनों में जाती नहीं। जी पर रख कर बैठी हूँ भार, मीट वही किस्सा वही किरदार। लिखने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत एक आर्ट है, कला है लिखना। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती? कोई हादसा होता है, जैसा कि अभी आपको पता है कि निर्भया के साथ जो हादसा हुआ, इतने ही कवियों की जो कलमें हैं वो चलने लगी। तो आज भी किसी भी हादसे पर जब कुछ ऐसा होता है तो कविता अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। कोई ऐसी सिचुएशन घटित हुई हो जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा दी हो? देखो, कविता तो प्रेरणा से ही आती है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो। तो अभी तक की आपके लिए आपकी फेवरेट बुक कौन सी? मेरे लिए ये चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कि आपने तो वो पूछ लिया कि आपको दोनों आंखों में से या पांचों उंगलियों में से कौन सी ज्यादा पसंद आई। या एक माँ के तो 4-5 बच्चे होते हैं तो उसे पांचों ही प्यारे होते हैं, सभी प्यारे होते हैं। अच्छा, अभी आपकी किताब है ये अंतर मन की बातें सुनो ना, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा। तो मैं तो यही कहूंगी कि दिल से दिमाग से तोड़ मरोड़ दी जाती है, दिल से दिमाग से तोड़ मरोड़ दी जाती हैं। प्रतिभाशाली स्त्रियां अक्सर छोड़ दी जाती हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ यामिनी तोमर, और आज आपको मिलवाने वाली हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो कविताओं को इस तरीके से लिखती हैं कि सारी कविताएं आपके दिल में उतर जाएंगी। ये 1000 से ज्यादा कविताएं लिख चुकी हैं और 500 से ज्यादा गजल। जी हाँ, मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उर्वशी अग्रवाल उर्फ उर्वी से। हेलो मैम, हाउ आर यू? नमस्ते यामिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको हम सबके साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर आकर। थैंक यू सो मच मैम। तो उर्वी जी, आपने अपनी लेखन और शोध की शुरुआत कैसे की और कब से की? यामिनी, मैंने अपने लेखन की शुरुआत, वैसे तो मैं बचपन से लिखती थी, राइट। लेकिन जो ये लिखने का शौक था, ये कहते हैं जब जुनून बन गया, ये हुआ अब भारत में आने के बाद। मैं 2014 में से पहले भारत में नहीं रहती थी। ओके। और 2014 में जब मैं भारत आई तो उसके बाद बिजनेस क्लास फैमिली से जब मैं आती हूँ और यहाँ पर आकर कुछ ज़्यादा मुझे बिजनेस करने को नहीं मिला, तो मैंने अपने आप को लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। और शोध जब तक नहीं होता तब तक लेखन संभव नहीं होता। जी। तो मैंने कुछ ऐसे विषय उठाए लिखने के लिए जिस पर शोध करना बहुत ज़रूरी था। तो 2014 में जब मेरी एक छोटी-सी कविता थी, पांचाली पर लिखी हुई, और मैंने अपने फादर इन लॉ को जब ये कविता सुनाई, तो उन्होंने कहा, उर्वशी, इस विषय पर काम होना चाहिए। ओके। तो बस वो मेरी शुरुआत थी। और 2014 में मैंने एक किताब की शुरुआत की, व्यथा, जिसका शीर्षक व्यथा कहे पांचाली है। जी। इसमें यामिनी, पांचाली के प्रोस्पेक्टिव से मैंने महाभारत के पात्रों पर कहने की कोशिश की। ओके, बहुत खूब। जी। अच्छा, अभी मैंने इंट्रो में भी बताया कि उर्वशी अग्रवाल उर्फ उर्वी। जी। तो ये आपने उर्वी अपने नाम के पीछे क्यों जोड़ा? उर्वी, क्या होता है कि जब हम कोई कविता कहते हैं और कविता कहते-कहते धीरे-धीरे हम शायरी की तरफ भी बढ़ जाते हैं, तो वहाँ एक ना उपनाम का फैशन होता है, तखल्लुस ओके। जिसको कि कहते हैं। तो उर्वशी अग्रवाल एक नाम है, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी भी कोई भी स्टोरी राइटर है, नॉवेलिस्ट है या शायर है, तो उनके पीछे एक तखल्लुस जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने अपने नाम के पीछे, मुझे भी मेरे गुरुजी ने ये नाम अता किया, उर्वी, और आज उर्वी के नाम से मुझे जाना जाता है। बहुत अच्छा। जी। तो उर्वी जी, जैसे कि बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने ली होंगी, तो अभी आपकी कौन सी ऐसी उपलब्धि आ रही है फिलहाल में? राइटर के लिए तो देखो, उसे खुद पता नहीं होता कि कितनी उपलब्धियाँ उसके जीवन में आएँगी। और जैसे-जैसे विषय हमारे सामने आते रहते हैं और हम लिखते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और अभी तो मैं कविता का भी नहीं लिख पाई हूँ। तो विद्यार्थी हूँ, सीख रही हूँ। जैसे-जैसे जो-जो
देख रहे हैं उसके अनुसार हम लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने तो इतनी प्यारी प्यारी किताबें लिखी हैं, हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा भी रखी है, इनका एक एक टाइटल बहुत सुंदर है। जी, टाइटल कहते हैं ना, जब हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो टाइटल बहुत बाद में जन्म लेता है, जब हम कुछ लिख चुके होते हैं। आप विश्वास कीजिएगा, जब मैं व्यथा कहे पांचाली लिख रही थी, तो इसमें बहुत सारे टाइटल मेरे ज़हन में आए कि द्रौपदी की आत्मकथा बहुतों ने लिख लिया। बहुत सारे टाइटल ऐसे आए जो ऑलरेडी से आ चुके थे। और जब व्यथा कहे, जब ये पूरी पांचाली मैं लिख चुकी थी, तो मैंने एक ही बात इसमें नोटिस की यामिनी, कि इसमें कथा कम और व्यथा ज़्यादा थी। तो मैंने इसका टाइटल, जैसा कि व्यथा कहे पांचाली आपके सामने है, तो अच्छा टाइटल से किताब भी अच्छी लगती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रंट पेज से ही इंसान इतना इंस्पायर हो जाता है कि पूरी बुक कई पढ़ने बार की तो इच्छा टाइटल से वो आगे चलता है और कई बार वो खत्म होके टाइटल आता है। यथा कहे पांचाली में मुझे लास्ट में ये टाइटल मिला, जबकि उसके विपरीत मैं शबरी हूँ राम की का टाइटल ही, जो पहला मेरा दोहा था, वो मैं शबरी हूँ राम की का से स्टार्ट किया मैंने। वो इस तरीके से था कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। तो ये मेरा प्रथम दोहा ही टाइटल हो गया और आज सबके जुबान पर है। अच्छा उर्वी जी, जैसे कि लिखने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत एक आर्ट है, कला है लिखना, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? लिखने की प्रेरणा, मैंने कहा ना, ये जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं और जो प्रेरणाएँ हैं, वो तो बिखरी हुई हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ से क्या उठाते हैं। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, क्या पता इस पर मैं जाकर घर पर कुछ लिखूँ। कुछ हम पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क जो होता है, वो अपने तरीके से कुछ बुनने लग जाता है। कोई हादसा होता है, जैसा कि अभी आपको पता है कि निर्भया के साथ जो हादसा हुआ, ठीक है ना? तो कितने ही कवियों की जो कलमें हैं वो चलने लगी। तो आज भी किसी भी हादसे पर जब कुछ ऐसा होता है, तो कविता अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। तो अपने आप ही ये चीज़ें तो बिल्कुल सामने आ जाता है। कहते हैं ना कि बस हमने कैसे लिखना है उसे, ये डिपेंड करता है, दैट्स इट। मतलब कोई भी सिचुएशन आपको लिखने पर उस तरीके से मजबूर कर देती है कि आपका कलम कई नहीं बारी हम रुकता। नहीं चाहते, फिर भी हमारा, कहते हैं ना, हमारी कलम बोलने लग जाती है, तब यूँ दैट्स इट। अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो, कोई ऐसी सिचुएशन घटित हुई हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी हो? देखो, कविता तो प्रेरणा से ही आती है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो। ऐसा कोई इंसान तो मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन हाँ, जिन इंसानों के साथ हादसे होते हैं, जो हादसे का शिकार होते हैं या फिर वो बहुत कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है और सब, मुझे ही नहीं सबको मिलती। अच्छी किताब पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ो, आपको अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलेगी। आप कोई ऐसा दर्दनाक सीन देख लेते हैं अपने सामने, जो घटित होता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, वहाँ भी आपको लिखने की प्रेरणा मिलेगी। और आपकी जो रचनाएँ होती है, बिकॉज़ आपने बहुत सारी रचनाएँ की हुई हैं, तो जी। ज़्यादातर किस चीज़ पर केंद्रित होती है? वही मैं फिर से कहूँगी यामिनी, यहाँ पर जो विषय सामने होता है उसी पर लिख देते हैं, लेकिन मैं चूँकि महिला हूँ, तो मैं महिला विषयों पर ज़्यादा लिखती हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरी दोनों किताबें, मैं शबरी हूँ राम की, महिला पर लिखी हुई हैं। व्यथा कहे पांचाली, जी, महिला ठीक है पर। ना? बेटी तू दुर्गा बन जाना, फिर बेटी पर आ जाती है। जी। हर नारी की अंतर्वेदना, मी टू, फिर बेटियों पर आ जाती है या महिलाओं पर आ जाती है। और अंतर मन की बातें सुनो ना, फिर महिलाओं के हवाले से कही हुई है। बहुत तो ये डिपेंड करता है, परिस्थितियों के अनुसार ही लिखा जाता है और कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं के दुःख ज़्यादा हैं, तो मैं ज़्यादा महिलाओं पे लिखती हूँ। तो अभी तक की आपके लिए आपकी फ़ेवरेट बुक कौन-सी है? मेरे लिए ये चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ कि आपने तो वो पूछ लिया कि आपको दोनों आँखों में से या पाँचों उँगलियों में से कौन-सी ज़्यादा पसंद आई, या एक माँ के 2, 4, 5 बच्चे होते हैं तो उसे पाँचों ही प्यारे होते हैं, जी, सभी बिल्कुल। सभी प्यारे होते हैं। इस तरीके से मित्र सभी प्यारे होते हैं। हाँ, कोई बेस्टी होता है, तो मैं कहूँगी कि मुझे मैं शबरी हूँ राम की और व्यथा कहे पांचाली, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। ओके, तो मैं शबरी हूँ राम की, क्योंकि नाम ही इतना सुंदर है, इसके बारे में आप कुछ 2-4 बातें बताएँगी कि इस बुक में क्या है एग्ज़ैक्ट? जी, इस बुक में
प्रतीक्षा है। कहते हैं ना कि अगर प्रतीक्षा दिल से की जाती है, मीन्स समर्पित होकर के की जाती है, तो राम आते हैं। तो शबरी ने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे, जहाँ स्वयं राम को आना पड़ा प्रतीक्षारत शबरी के लिए। तो शबरी के लिए, इसमें मैं शबरी के बारे में पहले यही बताना चाहूँगी कि शबरी में 1008 दोहे हैं और 1008 दोहों में शबरी की पूरी आत्मकथा है। मैंने शबरी के बचपन से इसमें इसकी आरंभ किया है किताब का, और नवधा भक्ति से होते हुए शबरी की अंतिम यात्रा तक का मैंने विवरण किया है और खूबसूरत दोहों के माध्यम से मैं शबरी की आत्मकथा कहने का प्रयास कर पाई हूँ, जो कि सफल हुई है। और ये खुशी की बात ये है यामिनी कि मेरा 5वां संस्करण आ गया है। बहुत खूब। तो इसमें अच्छे Congratulations। दोहे हैं, अच्छा मैंने कहने का, देखो मैं तो एक लेखिका हूँ, मैंने इसको लिखा है तो मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब इसको हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, हमारे पाठक जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि मैं अपने काम में सक्सेस हो पाई हूँ या नहीं। जी, मैंने आपके 1-2 मतलब बहुत सारे अभी दोहे पढ़े थे, तो मुझे तो बहुत ही इंस्पायर्ड हुई, मतलब उनसे बहुत ही अच्छे लगे। तो आप कुछ हमारे फॉलोअर्स को भी जी जी सुनाइए ना। जी जी, मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। और एक दोहा मेरा काफी प्रसिद्ध हुआ है, जिसमें कि मैंने एक अनूठा प्रयास किया है। मैं नहीं कहती, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। अब किसने कहा था कि शबरी ने राम, ये जो बेर हैं वो झूठे किए हैं? शबरी ने बेर झूठे नहीं किए थे, शबरी ने बेर बेर पर राम राम लिखा था। तो एक प्रयास किया मैंने और कुछ दोहे शबरी पर मैं सुनाना चाहूंगी कि आंखों के जलते रहे तिल तिल प्रेम चिराग, बेरों में लहला रहा शबरी का अनुराग। और कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर श्री राम। और मैं पत्थर की हूँ शिला, कर दो तुम कल्याण। मैं पत्थर की हूँ शिला, कर दो तुम कल्याण। छूकर मेरे राम जी, फूको मुझ में प्राण। छूकर मेरे राम जी, फूको मुझ में प्राण। और चख चख करती भीलनी बेरों की पहचान, वत्सलता को देखकर भावुक थे भगवान। वत्सलता को देखकर भावुक थे भगवान। मैं चित्र खींच रही हूँ जब श्री राम शबरी के कुटिया में आते हैं। भूली अपने आप को, भूली आसन बेर, चरणों से लिपटी रही जाने कितनी देर। चरणों से लिपटी रही शबरी कितनी देर। शबरी के मुख से नहीं फूट रहे थे बोल, स्वयं कहा श्री राम ने शबरी आंखें खोल। स्वयं कहा श्री राम ने शबरी आंखें खोल। और शोभित मेरे राम पर तरकश तीर कमान, सीने में श्री राम हैं दिखा रहे हनुमान। सीने में श्री राम हैं दिखा रहे हनुमान। सत्य समर्पण शूरता, सत्य समर्पण शूरता, धैर्य कर्म निष्काम, शबरी के आराध्य वो बीज मंत्र है राम। शबरी के आराध्य वो बीज मंत्र है राम। और मैं शबरी हूँ राम की, बातें करूं सटीक, दया धर्म और सत्य का मेरा राम प्रतीक। मुखड़े पर एक तेज है, मन भावन मुस्कान, सारे गुण हैं आप में शबरी के भगवान। सारे गुण हैं आप में शबरी के भगवान। बहुत सुंदर, बहुत ये प्यार से शबरी आपने के सुनाया। दोहे हैं और हर एक वाक्यांश यानी कि हर एक मीन सीन पर मैंने ये दोहे कहे हैं, चाहे वो रामागमन हो, चाहे वो शबरी की प्रतीक्षा हो, चाहे वो शबरी का बेर प्रसाद हो, चाहे वो शबरी का बचपन हो। अच्छा, जी बहुत ही खूब लगा, और आपने इतनी इजीली और इतनी प्यारी भाषा में इसको लिखा है कि कोई भी आसानी से समझ सकता है। जी, कोशिश की है कि जी। भाषा जो है वो आसान रहे। हाँ जी। दोहा एक कहते हैं ना 13-11 की एक कविता की छंद की विधा है। मैंने उस एक छोटी छोटी विधाओं में पूरी पूरी बात कहने का प्रयास किया है।
जैसे कि आप इतना प्यारा लिखती हैं, तो आप लेखकों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? या फिर जो लोग अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं एज़ अ राइटर, बनना चाहते हैं राइटर, तो उनके लिए क्या सलाह है? देखो, फ्यूचर की बात करें तो हम बहुत कुछ लिख के बैठे हैं, अभी तो हमें कुछ ऐसा मिला नहीं इससे, ठीक है ना? लेकिन हाँ, जो मैं यही कहती हूँ कि मैं उर्वशी अग्रवाल उर्वी तो स्वांतः सुखाय के लिए लिखती हूँ। बाकी इसमें है, करियर है, अगर आप बहुत अच्छा कहते हैं आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लिखते हो तो आप कुमार विश्वास भी बन सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। ना? तो यही है कि अगर अच्छा लेखक हमें बनना है यामिनी, तो हमें बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा सुनना है, बहुत अच्छा अध्ययन करना है, शोध करना है। यही चीज़ें हमें लेखन की ओर अग्रसर करती हैं, अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हमारे अंदर एक ज्ञान होगा, तभी तो हम उसको लिख पाएँगे ना, कर पाएँगे ना। जी, बिल्कुल। बस यही एक मैंने तो यही किया अपने जीवन में कि मैंने अपने पात्रों को पढ़ा, जिस पर मैं लिखना चाहती हूँ, उस पर शोध किया। तो उर्वी जी, जैसे महिलाओं के ऊपर आपने इतनी सारी प्यारी-प्यारी कविताएँ लिखी हैं और इतनी प्यारी-प्यारी बुक्स लिखी हैं, तो उनके विकास और उनकी शिक्षा के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? यामिनी, शिक्षा के ऊपर अगर हम बात कहें तो मेरे ख़्याल से आज वो बात करने की रह नहीं गई है। हर एक इंसान शिक्षित है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जनरेशन्स को हम शिक्षित कर भी रहे हैं। जी। ये पहले होता था, आज से 50 साल, 30 साल या 40 साल पहले होता था कि महिलाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान कम होता था। जी। आज स्त्री और पुरुष में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी, महिला कितनी भी शिक्षित क्यों ना हो, फिर भी हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, शिक्षित करने की बात करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल घर तो महिलाओं को ही सँभालना हाँ पड़ता है, जी। ठीक है ना? आप कहते हैं ना कि रोटी बनाकर फिर रोटी कमाने के लिए निकलती है, ये जी, महिला है। जी। मतलब लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर है ऐसा अभी भी उनको शिक्षा की तरफ नहीं आगे बढ़ाया जा रहा। हाँ, बस उसके लिए हमें अब हमारी सरकारें हैं, वो अपना प्रयास कर रही हैं और सरकारों के प्रयास करने से पहले तो हमारे अपने प्रयास होंगे, माता-पिता का अपना प्रयास होगा। जब वो शिक्षित होंगे तो वो भी चाहेंगे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को या अपनी बच्चियों को भी शिक्षित करें, तो जी, उनको भी शिक्षित करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि भारत में शिक्षा प्रणाली की तरफ कुछ ज़रूरत है चेंजेस की? बहुत अच्छा काम हो रहा है भारत में। जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, ये तारीफ़ मीन्स काबिल-ए-तारीफ़ है और मीन्स हम इसके साथ चलें, अपनी सरकार का साथ दें, अपने आप को शिक्षित करें। पढ़ाई-लिखाई से ही इंसान शिक्षित थोड़ी होता है। जी, सोच बिल्कुल। का दायरा भी तो हमें बदलना पड़ेगा ना, कि बिल्कुल। महिलाएँ ही घर पर क्यों रहें, पुरुष क्यों नहीं? जिस दिन पुरुष ये बात सोच लेगा, वो महिलाओं को खुद से पहले शिक्षित करेगा। जी चाहे हाँ। वो उसकी पुत्री है, चाहे उसकी बहन, चाहे जी, उसकी पत्नी है। बिल्कुल। अच्छा लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं दिस इज़ कॉल्ड कि अ, वुमेन तो चाहती है कि वो काम करने जाए, लेकिन जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि आप घर भी सँभाल लो और काम भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में आपका क्या विचार है कि कौन ज़्यादा सही है? दोनों सही हैं। पुरुष अगर ऐसा कहता है कि आप काम भी कर लो और घर भी सँभाल लो, ये बात पुरुष पर भी तो लागू होती है। जी। ठीक है ना? आप भी काम करो, आप भी घर सँभालो। जो गृहस्थी होती है यामिनी, वो गाड़ी के 2 पहिए पहिए होते हैं और दोनों को ही चलना पड़ता है। ये नहीं कि एक पहिया चलता रहेगा, दूसरा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल की महिला यहाँ तो हम शिक्षित होने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम बराबरी की बात कर रहे हैं और कहीं कहीं हम कह देते हैं कि नहीं, तुम महिला हो, तुम घर पे रहो। ये कैसे संभव है? संभव बिल्कुल। नहीं। ये महिला की अपनी चॉइस हो सकती है कि आप बाहर काम कर लीजिए तो मैं घर पर कर लेती हूँ, ठीक है ना? जी, ये डिपेंड करता है कि आपके परिवार का परिवेश क्या है, आपकी इनकम कितनी है, साधन क्या है। उसके बाद चॉइस तो मेरे ख़्याल से महिला की होनी चाहिए उसके बाद भी। जी, अगर वो काम करना चाहती है, तो उसे करने देना चाहिए। बिल्कुल। आज की पीढ़ी में साहित्य पढ़ने की जो रुचि है वो कैसे बढ़ाई जा सकती ये बहुत टफ है, रियली, क्योंकि हम लोगों के हाथ में साहित्य साहित्य नहीं, ये मोबाइल जिसको कहते हैं कि मैं अभी लेके बैठी हूँ यहाँ पर, है? जी। ये मोबाइल हमारे हाथ में आ चुका है, तो ऐसा लगता है कि क्योंकि कहते हैं ना कि हम स्टेबल नहीं हैं, हम हुँ, बिल्कुल कहते हैं ना, स्थिर नहीं है, हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, हम खुद स्थिर नहीं है। हम एक मोबाइल को लेकर के बैठते हैं कुछ कि चलो अच्छी कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्क्रॉल करने लग जाते हैं कि व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आया है, हाँ हमें जी। फेसबुक देखना है, हमें लिंक्डइन देखना है, जी, हमें ट्विटर देखना है, इंस्टा देखना है।
तो हम लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्थिरता में नहीं है, हम स्थिर नहीं हैं। और रही बात रुचि बढ़ाने की, तो मैं तो यही कहूँगी, सिंस मैं एक पब्लिकेशन हाउस से घराने से बिलॉन्ग भी करती हूँ, कि जो हम मोबाइल में, जो हम डिजिटल माध्यम से कुछ पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। हम जब एक किताब पढ़ते हैं तो वो अंकित हो जाता है। ऐसा बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम फ़ोकस होते हैं। हुँ। क्योंकि किताब को हम स्क्रॉल नहीं कर सकते, पन्ने नहीं पलट जी सकते, नहीं। ठीक है ना? अगर हमने एक कहानी उठाई है तो हम उसे पूरा पढ़ते हैं, जी। अगर हमने पढ़ने के लिए सोच लिया है तो। लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं है, चाहे हम ई-बुक्स के दौर में चल रहे हैं, जी, लेकिन फिर भी और एक लिहाज से देखा जाए तो स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, तो हमें जी, पढ़ने की तरफ आना चाहिए वापस। और मुझे लगता है कि ये समय जल्दी आएगा, क्योंकि हम अब ऊबने लगे हैं। जी, बिल्कुल। डिजिटल युग से हम, और मैंने ये पूरी की पूरी किताब कह डाली है अगली, इसी बात पर कि बेसिक ओके, बनाम डिजिटल बचपन, इस पर भी हम बात करेंगे। ओके। जी। अच्छा, अभी जो आपने टॉपिक छेड़ा, मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि अभी मैं बुक से पढ़ रही हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट आता है। लेकिन या अगर वहीं पे फ़ोन से, बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा लोगों ने कर दी हैं, फ़ोन से पढ़ना पड़ता है। हमें उसी बीच ना में चाहते हुए भी फ़ोन पर बिल्कुल, रहना पड़ता है। कहते बिल्कुल, नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है, कोई नहीं लेकिन चाहता। आपको इन्विटेशन से लेकर के मीन्स हर चीज़ फ़ोन पर हो रही है बिल्कुल, आजकल। कहते हैं बिल्कुल। कि चिट्ठी का ज़माना चला गया, फिर एक मीन्स कैसे-कैसे हम चिट्ठियाँ पढ़ा करते थे, फिर अब जी, ये टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहे हैं, जी। जो हम अगर स्किप हो जाता है तो कई बारी फ़ंक्शन भी निकल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा होता है ना? जी, बिल्कुल। कुछ भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो सब कुछ नोटिफ़िकेशन फ़ोन आ से जाती है। नोटिफ़िकेशन डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गई है ना? डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। या जी। तो आपका कहना है कि डिजिटल युग जो है वो हमारी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। आगे तो देखो जितना बढ़ना था बढ़ चुके, इससे आगे क्या बढ़ना है? पता नहीं, अभी हमें 2 साल के बच्चे को भी हम लेकर के बैठे हैं तो उसके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि हम एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं, इसके बाद तो बस हमें सुकून चाहिए। और जब जी, हमें सुकून की तलाश होती है तो सबसे पहले हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? हुँ, लेकिन वही है, हम रात को नींद से सोकर भी उठते हैं, उसके बाद तो हमारा पहला हाथ फ़ोन पे ही मोबाइल जाता पर है। क्यों जाता है? क्योंकि ये सुकून हमारा छीन चुका है। बिल्कुल। रियली वेरी सैड अबाउट इट। ये सारा कुछ करा कि आईटी की दुनिया ने चेंज कर दिया। डिजिटल वर्ल्ड जिसको कि डिजिटल कहते हैं, वर्ल्ड। कि जो हमारा एक बेसिक बचपन था, बेसिक जीवन था, वो बहुत खूबसूरत था। जहाँ बिल्कुल। मोबाइल, जहाँ कितने आउटडोर गेम्स होते थे, कितने बहुत। इंडोर गेम्स होते थे। मैं कह रही हूँ कि हम उस बचपन को याद करते हैं कि हर चीज़ में हमें खुशी मिल जाती थी। हुँ, हम खेलते थे बाहर, अच्छा खाने को इतना ज़्यादा हमारे पास विकल्प नहीं होते थे, जी, भोजन के उस वक़्त खाने के, लेकिन हम कितना खुश होते थे। बिल्कुल। आज कहते हैं ना, विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प हैं। मोबाइल खोल दो तो वहाँ विकल्प है। एवरीबॉडी वांट्स कि हमें देख लो पहले, पहले तो हमें देख लो, बाद में कोई दूसरा काम करना। जी, तो यानी कि पूरा का पूरा बाज़ार हमारे हाथ में थमा दिया गया है। अब बिल्कुल। कैसे तो निकलें, कहाँ मीन्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। यस, पहले छोटी-छोटी चीज़ों में जो खुशियाँ मिलती थी, अब वो कम होने लग गई नहीं, हैं। मिलती ही नहीं है अब। अब आप देख लो कि हमें, हमारे पास क्या होता था यामिनी, मेरे ख़्याल से पूरे साल में 2 या 4 जोड़े भी हम नहीं सिलवाते थे, कपड़े नए नहीं हुँ, मिलते थे। आज देखो ना कितना कुछ, मुझे लगता है कि और वो 2 दिन भी खुशी नहीं देते, और जी, वही 2-4 जोड़े हमें साल भर की खुशी दे देते थे। जी, तो कहते हैं ना कि हर चीज़ विकल्प, इतने विकल्प आ गए हैं जीवन के लिए, हम क्या चुनें और क्या छोड़ें, हम खुद भी परेशान होते हैं। बिल्कुल। उर्वी जी, आपको सबसे ज़्यादा किस विषय पर पढ़ना पसंद है? मुझे मुझे जिस चीज़ से मुझे प्रेरणा मिले, और सबसे बड़ी बात, जो मैं पढ़ना चाहती हूँ वो पढ़ती हूँ। जैसे मुझे अच्छा लगता है कहानियाँ पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रेरक प्रसंग पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हुँ, और विषय की बात करो तो कहते हैं ना, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, हुँ, तो हम वो विषय उठा लेते हैं। और मैं तो किताबों के घराने से हूँ, जी, मेरी खुद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो कई बारी तो ऐसा लगता है कि क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं। और दूसरा, ये मोबाइल हमें पढ़ने भी कहाँ देता ये तो बिल्कुल ही है ना? नहीं। बस वही है कि हमारे गूगल अंकल ने सबको पीछे छोड़ दिया। कि सब कुछ, सारे जवाब तो हमें वहीं से चाहिए। लेकिन बात ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगी कि मुझसे भी बहुत कन्फेस भी कर रही हूँ मैं इस बात के लिए
मैंने खुद ये जो पूरी किताब है, यथा कहे पांचाली और मैं शबरी हूँ राम की, मोबाइल पर लिखी है। इजी हो गया। क्योंकि जो वो थॉट थे ना, जो मेरा प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस, वो रुक ही नहीं रहा था कि अच्छा। मैं कहाँ जिस पोजीशन में हूँ पहले तो मैं लिख लूँ नोटपैड में, फिर मैं जाकर के फाइनल करती थी जाकर। अच्छा। तो यानी कि अच्छी बात नहीं है ये, यानी कि मुझे चश्मा आ गया इसके अच्छा। बाद, और आना भी था वो तो मीन्स प्रॉब्लम हुई है, बहुत दिक्कत हुई है, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मतलब वो तो इसलिए हुआ ना क्योंकि फोन क्या है ना, हाथ में लेके हम कहीं भी जा हम सकते इजी हैं हैं, हम किसी कहीं से। भी हैं, हमारे पास है। तो ये पूरी की पूरी किताब, यानी कि 8 साल में फोन पे गई और मैं यहाँ पर बैठकर बोल रही हूँ, हम्म। ये भी अच्छी बात नहीं है। उर्वी जी, अभी आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी होंगी, लिखने से पहले भी आप किताबें पढ़ती होंगी इनफैक्ट। कोई खास विषय होता है तब हमें पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बेटी तू दुर्गा बन जाना किताब लिखी। अब इस पर बेटी तू दुर्गा बन जाना के पहले तो विषय देखने पड़ेंगे कि क्या हुआ ऐसा आखिर बेटियों के साथ। कुछ तो हम्म। हमारे सामने आ ही जाता है मोबाइल पर, हम्म। फोन पर, टीवी पर, राइट, और कुछ हमें देखना भी पड़ता है। तो फिर बेटी तू दुर्गा क्यों बन जाना, क्योंकि अब चारों तरफ महिषासुर हैं तो क्या करेंगे, ठीक है जी। ना। इसीलिए पढ़ना तो पड़ता ही है। किसी भी विषय पर अगर हम लिख रहे हैं तो शोध करना ही पड़ेगा, आपको जी। रिसर्च करना पड़ेगा ताकि आप ऑथेंटिक लिख पाए। जी, अभी आपने जो बताया अभी महिषासुर वाली बात, बेटी तू दुर्गा बन जाना, उसके साथ आपने एक कोट भी लिखा हुआ है, मी टू करके, या राइट? तो उस मी टू के बारे में आप थोड़ा सा समझाइए। मी टू एक ऐसी रचना है जिसको लिखने के लिए गट्स चाहिए। अच्छा। उसमें मीन्स यहाँ पर ना मैं संसार की प्रत्येक नारी का प्रतिनिधित्व करती हूँ, ये कहते हुए कि मी टू सबके साथ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, मीन्स किसी ना किसी समय में घटित हुआ है। और मैं ओके। दावे के साथ कहती हूँ, लेकिन उसका पता किसी को नहीं चलता हम्म। कि एक छोटी सी, आजकल वो पता लगता है बिकॉज आजकल के पेरेंट्स अपनी बच्चियों को गाइड कर रहे हैं, हम्म। स्कूल में टीचर्स गाइड कर रहे हैं, हम अपनी बच्चियों को बिल्कुल संभाल कर रख रहे हैं। लेकिन हमारे वाले समय में या आज से 15 साल पहले तक इतनी ज्यादा कहते हैं ना जागरूकता थी नहीं। जी। तो कुछ ना कुछ होता रहता था, और ये तो सदियों से चला आ रहा है। मी टू का जो प्रसंग है, ओके। ये तो किसी ने मी टू कहा तो बस हर हाथ उठ गया कि मी टू, और मैंने लिख दिया मी टू, ओके। राइट। तो आप कहोगे तो इस पर मैं कुछ सुनाना चाहूंगी मी टू बिल्कुल पर। बिल्कुल। और मीन्स मैंने हर नारी के हवाले से, हर नारी तो बहुत सारी ज्यादा हो जाएंगी, मैंने महिलाओं के हवाले से लिखा है। अगर वो महिला मजदूर है ना तो भी मैंने उसके हवाले से लिखा है। अगर वो महिला एक पेशेंट है ना, डॉक्टर के पास जाती है, मैंने उसके हवाले से भी लिखा है। अगर वो महिला एक छोटी सी बच्ची जो स्कूल में पढ़ने जाती है, मैंने उसके हवाले से भी लिखा है। अगर वो मंदिर जाती है उसके हवाले से भी लिखा है। अगर वो ट्यूशन जाती है तो उसके हवाले से भी लिखा है। अगर वो ऑफिस में अपने बॉस के साथ काम करती है तो उसके हवाले से भी लिखा है। मैंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ कैटेगरीज को जोड़ करके लिखूं, तो उसका नाम भी मैंने दिया हर नारी की अंतर्वेदना, मीटू। ओके। तो इस पर कविता है, सुना दो। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सुना दे। लगेगा। तो मैंने जहां भी ये कविता पढ़ी है यामिनी, मैंने हमेशा देखा है कि वहां का मौसम, आंखें सबकी नम हो जाती थी। और क्योंकि कहीं ना कहीं एक आईना दिखाती हुई रचना ये है। मैं सुनाती हूँ। वही किस्सा, वही किरदार, मीटू ही बुरी नजर का शिकार, मीटू। निगाहें पुजारी की कितनी अजब थी, बुढ़ापे की मंशा भी उतनी गजब थी। आंखों से अपनी चुपके से टोक देता था, प्रसाद के बहाने वो अक्सर रोक लेता था। मम्मी को डर से बताती नहीं थी, मंदिर महीनों में जाती नहीं थी। जी पर रख कर बैठी हूँ भार, मीटू। वही किस्सा, वही किरदार, मीटू। सुना। ये छोटी सी बच्ची ने कही है बात। गर्मी की छुट्टी में नानी के जाना, हम उस टाइम कहते हैं नानी के जा रहे हैं, जी। इस भाषा का हम प्रयोग करते थे कि गर्मी की छुट्टी में नानी के जाना, भूली नहीं हूं वो गुजरा जमाना। एक रिश्ते का मामा मुझे घूरता, एक रिश्ते का मामा मुझे घूरता था, कोमल से चेहरे पे लब ढूंढता था। औझल सदा उसकी आंखों से रहती, अपनी कहानी किसी को न कहती। कई बार हुई थी शर्मसार, मीटू। वही किस्सा, वही किरदार, मीटू।
अब देखो अपने घर में ही जब बच्चा सुरक्षित नहीं है तो वो क्या कहता है, घर से निकलते थे जब जब भी पापा, रिश्तों ने मुझको आंखों से नापा, छुपम छुपाई से डरती थी मैं तो, सच जग हंसाई से डरती थी मैं तो, पापा को कुछ भी बताती तो कैसे, ये पर्दे शर्म के हटाती तो कैसे, अपने जिस्म में हुई गिरफ्तार, मीटू वही किस्सा वही किरदार, मीटू। अब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, शिक्षा के मंदिर में भेजते हैं, तब वो बच्ची क्या कहती है, शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ना कम था, दलीलों में उसकी हरगिज ना दम था, घर पर बुलाकर था नंबर बढ़ाता, अक्षर के माने मुझे फिर सिखाता, उसकी कहानी मैं किसको सुनाती, मारे डर के कभी पाठशाला ना जाती, सच बनी हुई हूं अंगार, मीठू। ट्यूशन में टीचर का गालों को छूना, कहाँ सुरक्षित है यार ये लड़कियां, कहीं नहीं है। ठीक है आजकल एक डर है, एक दबाव है, एक प्रेशर है, लेकिन नियत तो यही है। ट्यूशन में टीचर का गालों को छूना, उलझन थी उलझे से बालों को छूना, गुरुवर की दृष्टि सच्ची नहीं थी, खोटी थी नियत अच्छी नहीं थी, छोटी थी पर मैं कच्ची नहीं थी, ये भी तो सच है मैं बच्ची नहीं थी, ये हालात के आगे लाचार, मीटू वही किस्सा वही किरदार, मीटू। अब बचपन जवानी के किस्से बहुत हैं, बचपन जवानी के किस्से बहुत हैं, टूटी हूं इतना कि हिस्से बहुत हैं, अंकल जिसे मैंने हरदम कहा था, अंकल जिसे मैंने हरदम कहा था, उसकी छुअन को मैंने सहा था, अंकल जिसे मैंने हरदम कहा था, उसकी छुअन को भी मैंने सहा था, शोले थे बाहों में देखे हैं मैंने, नाखून निगाहों में देखे हैं, नाखून निगाहों में देखे हैं मैंने, कि जीवन की धारा हो अश्रु की धार, मीटू वही किस्सा वही किरदार, मीटू। दुनिया की नजरें सचमुच बुरी हैं, चुभती हैं ऐसे वो जैसे छुरी हैं, सुरक्षित नहीं है ये राहें कटीली, गढ़ती बदन में है आंखें नुकीली, डरती हूं मैं तो बनते संवरते, डरती हूं मैं तो तन्हा गुजरते, वरना करना चाहती हूँ श्रृंगार, मीटू वही किस्सा वही वही किरदार। अब देखिए एक लेडी जो है वो जॉब करती है, उसकी हालत देखिए, मेरे बॉस की कुछ शर्तें थी ऐसी, खोलूं मैं कैसे वो परतें थी ऐसी, जो चढ़नी है सीढ़ी वो चढ़ के दिखाओ, निगाहों में मेरी उतर के दिखाओ, ये अस्मत को मेरी गंवारा नहीं था, निगाहों में उसकी उतारा नहीं था, लिपटी खुदी से और रोई जार जार, मीटू वही किस्सा वही किरदार। नारी सुरक्षित होती कहाँ है, दुखड़े वो अपने रोती कहाँ है, कोई गैरों की बातें कर कर के रोया, हमने तो खुद को रिश्तों में खोया, संबंधी कोई यहाँ होता नहीं है, टूटी हो माला पिरोता नहीं है, आज बताती हूँ जीवन का सार, मीटू। अब जिसके लिए मैंने ये कविता लिखी है ना, वो चीजें आप सुन लीजिए, कि मिलकर सभी ने मुझको हराया, दर्दों को गाया तो जग मुस्कुराया, रिश्तों की नजरें ऐसे गढ़ी थी, मेरे बदन की लिखावट पढ़ी थी, छूने का मतलब बखूबी समझती, आंखों से हरदम थी रहती छलकती, फूलों सा जीवन जैसे थकार, मीटू वही किस्सा वही किरदार, मीटू। आंखें सभी की हैं मैली कुचैली, बचपन की यादें हैं कड़वी कसैली, अपनों में झिझकी परायों में ठिठकी, लेती हूँ अब तक मैं सपनों में सिसकी, चोटिल जमाने ने इतना किया है, चोटिल जमाने ने इतना किया है, जी भर के दर्दों को मैंने दिया है, छेड़ूंगी सब दर्दों के तार, मीटू वही किस्सा वही किरदार। सुनिए सुनना कि छाती को अपनी कूटूं तो कैसे, हूँ ज्वालामुखी में फूटूं तो कैसे, गुस्सा जिगर के अंदर भरा है, अश्कों का गहरा समंदर भरा है, अंदर ही अंदर बिखर सी गई हूँ, अपने बदन में ही मर सी गई हूँ, पत्थर की जैसे हूँ कोई मजार, मीटू वही किस्सा वही किरदार। जिसके लिए मैंने ये कविता कही है वो पंक्तियां सुनना, इसका नाम मैं ये भी रखना चाहती थी, लेकिन आप बताइएगा रखूं या नहीं, कि अपने ही घर में पराई हूँ जैसे, अपने घर में यामिनी बात नहीं सुनी जाती थी उस जमाने। आज तो हम कहते हैं अपने बच्चों को, बताओ क्या हुआ,
हमारे वाले टाइम में नहीं सुना जाता। तब मैं कहती हूँ अपने ही घर में पराई हूँ जैसे, कहानी सभी को सुनाई है ऐसे, शर्म आती है अब आप बीती बताकर, कैसी है रिश्तों की नीति बताकर, है स्वाद कसैला कड़वा तीखा, मर्तबान में भरकर बैठी हूँ, खट्टा मीठा मगर फफूंदी लगा अचार। मीठ मैंने क्यों कहा है फफूंदी, क्योंकि हम उस अचार से, उन यादों से ऐसे जुड़े हुए हैं कि जब भी दुख होता है तो हम रो देते हैं, वो फफूंदी आ जाती है आंसुओं के रूप में, लेकिन हम उससे छोड़ नहीं सकते उन रिश्तों को। आज भी हम निभाती हैं, कितनी मजबूरी हो जाती है ना इंसान की। तो ये इस जैसे ये मैंने आपको 12 बंद सुनाने की कोशिश की है, इसमें भी मैंने 100 के अबव लिखा है, ये पूरी किताब हो गई है। सोचो मैंने कितनी महिलाओं के दुख पर प्रकाश डाला होगा। बहुत ज्यादा। तो कहते हैं कि नेगेटिव रचना है, बट अब कहते हैं आत्मकथा है, तो फिर वो नेगेटिव बातें भी तो आएंगी ना। तो ये मैंने हर एक नारी की आत्मकथा कही है, मतलब अंतर्वेदना कही है। मैंने सुनते-सुनते स्टार्टिंग में मुझे ऐसे गूज़बम्प्स आ गए थे, क्योंकि आपने जैसे समझाया और सुनाया ना, तो मतलब वो इंटरनली दिल को छू रहा था। तो वो कहते हैं ना कि दुख हमेशा छू करके निकलता है। तो मैंने भी कोशिश की है, मैंने भी प्रयास किया है। और मेरी ये कविता मैंने स्टार्ट की थी करीब जब मी टू स्टार्ट हुआ था, या यू मस्ट रिमेम्बर दैट द मी टू का जो वो सारा सिनेरियो जो हुआ था स्टार्ट, तो बहुत सारे लोग आगे आए थे और बहुत सारे लोग पीछे चले गए थे। उसमें सबने तब फिर मैंने ये लड़कियों ने शुरुआत मी टू किया था करा कि था। वही किस्सा वही किरदार, बट मी टू अब मुझे रखना पड़ा ना, क्योंकि मी टू इतना प्रचलित हो गया था उस समय कि कितने ही लोगों के कहते हैं ना एक पर्दे उतर गए थे उस समय। तो मैंने भी कोशिश की थी और ये किताब के रूप में सामने आ गया। बहुत सारी चीजें सामने आई थी उसमें। जी बिल्कुल। उर्वी जी, जैसे कि अभी हमने बात करी पिछले टाइम की, तो लड़कियों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज के समय की बात की जाए तो लड़कियां भी कुछ ऐसा कर रही हैं कि माँ बाप दुखी हो रहे हैं, या फिर उन मतलब एक फ्रीडम उनको एक लेवल पे नहीं चाहिए, उनको अनलिमिटेड फ्रीडम चाहिए। बिल्कुल तो सही। उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? इस पर भी मैंने ये किताब कही है ना, बेटी तू दुर्गा बन जाना। अच्छा। इस पर मैंने यानी कि यही मैं बात करना चाहती हूँ। तो इसमें मैंने ना स्टार्टिंग में क्या किया, यामिनी, कुछ समझाने की भी कोशिश की है अपनी ओके। बच्चियों को। जैसा कि तुमने कहा है कि फ्रीडम तो चाहिए, लेकिन वो अनलिमिटेड चाहिए। लेकिन मैं अपनी जरा सी बात करना चाहती हूँ, जो मैंने लिखा है कि बेटी झूठा प्यार न करना, शर्मसार परिवार न करना, लाख छलावे मिले तुझे पर संयम रेखा पार न करना, संयम रेखा पार न करना। अपनों से देखो, आजकल क्या एक प्रचलन है कि बेटियां घर छोड़ के चली जाती हैं। वो इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि जी हमें तो लिव इन में रहना है। ये कहाँ से आ गया हमारे भारतवर्ष में लिव इन? ये क्या चीज है? तो वहां मैंने ये लिखने की कोशिश की है कि अपनों से मुख मोड़ न जाना, अपनों से मुख मोड़ न जाना, रिश्ते नाते तोड़ न जाना, जोड़ न जाना हमको गम से, तू अपना घर छोड़ न जाना, तू अपना घर छोड़ न जाना, जल में जैसे मीन ही रहना, मछली जल में जैसे मीन ही रहना और नहीं गमगीन ही रहना, तू इस कुल का मान है बेटी, हरदम तू शालीन ही रहना, हरदम तू शालीन ही रहना, तू बस अपने कद में रहना। इन आंखों की देखो कितने प्यार से एक माता और पिता अपने बच्चे को समझा रहे हैं। जी। तू बस अपने कद में रहना, इन आंखों की जद में रहना, मृग तृष्णा तुझको ललचाए, बेटी अपनी हद में रहना, बेटी अपनी हद में रहना, कोई नहीं है तुझसा गहना, हमसे अपने मन की कहना, बेशर्मी नजरों से बचकर, लाज का गहना खुद को पहना, लाज का गहना खुद को पहना, तू कैसी भी चाहत रखना, सीधी सच्ची नीयत रखना, लेकिन हरदम ध्यान रहे बस अपने घर की इज्जत रखना, अपने घर की इज्जत रखना। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बिटिया यूं मजबूर ना होना, गैरों का तू नूर ना होना, आंखों का तारा है बेटी, पर तारे से दूर ना होना, पर तारे से दूर ना होना, बातें वो बेकार ना करना, कांटों को तुम हार ना करना, कुछ भी करना लेकिन बेटी दागी बस किरदार ना करना, दागी बस किरदार ना करना, और शर्मसार मत करना तू, गलती करके डरना तू, नहीं सुनी जो बात बड़ों की, पछताएगी वरना तू, लक्ष्मण रेखा पार न करना,
बेटी तू लाचार न होना, घर की चाहत बनकर रहना, किसी गैर का प्यार न होना। ये मैं किस लिए कह रही हूँ, ये माता पिता किस लिए कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं जो बात मैं कहना चाहती हूँ। हिस्सों में बट जाओगी हिस्सों में बट जाओगी, मिनटों में घट जाओगी, कहना अगर नहीं माना तो आरी से कट जाओगी, कहना अगर नहीं माना तो आरी से कट जाओगी, सांस नहीं ले पाओगी, बेटी बस पछताओगी, काट छाट कर टुकड़ों में फ्रिज में रखी जाओगी, काट छाट कर टुकड़ों में फ्रिज में रखी जाओगी, और खून के कतरे कैसे देखें, इतने दुखड़े कैसे देखें, हमने तुमको जन्म दिया है, तेरे टुकड़े कैसे देखें, तेरे टुकड़े कैसे देखें, तुलसी आंगन वाली बनना, पूजा की तू थाली बनना, बदनीयत से जो भी देखे, बेटी माता काली बनना, बेटी दुर्गा काली बनना, और काल कभी घेरे अनजाना, मुश्किल हो तेरा बच पाना, तू शत्रु का वध करने को, बेटी फिर दुर्गा बन जाना, बेटी फिर दुर्गा बन जाना। ये कहने की कोशिश की है। लेकिन आज दुख की बात है यामिनी की, पहले कहते हैं लड़कियों को टुकड़े तो बहुत लड़कियों के किए गए हैं, लेकिन आजकल तो लड़कियां भी ये काम करने लग गई हैं। जी, जी। तो कितना दुख हुआ कि इस मुस्कान का और सौरभ का जो जी, वाकया हुआ है, जो बिल्कुल। बीच में कोई साहिल आ जाता है, हाँ जी। और तब मैं लिखती हूँ कि आखिर क्यों क्यों वो इतनी बेगम हो जाती है। ये सोचकर भी मेरी आंख नम हो जाती है। सिर्फ ममता की मूरत होती थी ये स्त्रियां, सिर्फ ममता की मूरत होती थी ये स्त्रियां, हैरत होती है देखकर जब स्त्री निर्मम हो जाती है। ये बात मैं तब कह रही हूँ जब मुस्कान एक लड़की थी और उसने एक पत्नी होकर के अपने पति के टुकड़े करे। ये बात भी गलत है, बहुत गलत बहुत है। गलत है ये तो तो। दोनों तरफ से बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, अपने बच्चों को, अपने माता पिता से भी मैं यहाँ एक विनती करती हूँ कि ऐसे संस्कार दो, ऐसा समय दो, उनको इतना समय दो, और उनमें संस्कारों के बीज रोपने की जरूरत है। जी। ये हम किस कलयुग की तरफ जा रहे हैं, बहुत दुख होता है देखकर। और उसमें उस इंसान की कोई गलती ना होना और लड़की का ऐसे स्टेप उठाना, ये बहुत ही ये अलग बहुत था। कहते हैं ना कि ये कहते हैं ना कि ये इमेजिनेशन से बहुत दूर की बात बहुत है, दूर नहीं की बात। सोच सकता इंसान। बिल्कुल। उर्वी जी, जैसे कि आपने इतनी सारी किताबें लिखी, शबरी के ऊपर लिखी है, राम जी के ऊपर लिखी हैं, हाँ, राम पर मैंने तो काम। राम जी के ऊपर आप और भी क्या बताना चाहेंगी हमें? देखो, राम एक ऐसा पात्र नहीं, राम हमारे महानायक हैं। राम पर जितना भी लिख लो कम है। जी। तो हम तो अब पोएट लोग हैं। अभी एक किताब मैं शबरी हूँ राम की, तो उसमें राम के बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है। और दूसरी बात है कि मेरी एक जो दूसरी पुस्तक है, उसका नाम भी बीज मंत्र है राम। तो अच्छा। उस पे मैं काम शुरू कर रही हूँ। लेकिन हमारे जो राम हमारे हीरो हैं, उन पर मैंने कुछ मुक्तक भी कहने का प्रयास किया है। मैं सुनाती हूँ कि बस छोड़ छाड़ अपना धाम, अब तो आइए। बस छोड़ छाड़ अपना धाम, अब तो आइए। जीवन की हो रही है शाम, अब तो आइए। कितने युगों की प्यास लिए इंतजार में, शबरी बुला रही है राम, अब तो आइए। शबरी बुला रही है राम, अब तो आइए। और मैं तब भी राम को याद करती हूँ जब हमारे श्री राम को वनवास मिला था, और उस वनवास के कारण को मैं यहाँ पर उसको विवरण कर देना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। कहीं आपसी खटपट का अंजाम ना हो जाए, पुरखों की हवेली है, नीलाम ना हो जाए। रानी को मोहब्बत में देना न वचन फिर से, रानी को मोहब्बत में देना न वचन फिर से, महलों से जुदा कोई फिर राम ना हो जाए। महलों से जुदा कोई फिर हुँ। राम ना हो जाए। बहुत क्यों अच्छा। हुआ था राम? सही क्योंकि बात। कैकई ने वचन मांग लिया जी, था ना, जी, जी। तो मैं वो वचन फिर से ना देने की मांग कर रही हाँ। हूँ। फिर मैं ऐसा भी कहूंगी कि जिसे पीना नहीं आता उसे ही जाम मिलता है, जिसे पीना नहीं आता उसे ही जाम मिलता है। समझते हैं जिसे हम खास, वही बस आम मिलता है। न कोठी में, न महलों में, न मिलता है वो तीरथ में, मगर शबरी की कुटिया में हमारा राम मिलता है। मगर शबरी की कुटिया में हमारा राम मिलता है। ये मैं राम पर बहुत कुछ कहा हुआ है, जी। कुछ सुनाया। उम्मीद करती हूँ बहुत आपको अच्छा सुंदर लगा लग रहा होगा। है, मतलब या। मैं तो खो ही गई थी उसमें जब आप बताते, मतलब मैं विजुअलाइज़ कर रही थी। जी। जी।
अच्छा, अभी आपकी किताब है ये अंतर मन की बातें सुनो ना, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा-सा कुछ बताइए? अंतर मन की बातें जो किताब है यामिनी मेरे दिल के बहुत करीब है ये। जी, पूछो क्यों? क्यों? इसमें हर वो छोटी-छोटी सी बातें हैं जो स्त्रियों को एक शिकायत रहती है, अपने पतियों से रहती है, अपने जी, घर से रहती है, अपनी सोसाइटी से रहती है, अपने जी, समाज से रहती है। तो छोटी-छोटी सी खट्टी-मीठी सी शिकायतें हैं, तो लेकिन थोड़ी-सी खट्टी-मीठी के साथ-साथ कभी बहुत कड़वी भी शिकायतें हैं। ओके। तो मैं जैसे कहना चाहती हूँ, आप चाहेंगी कि मैं जी, सुनाऊँ इसमें से बिल्कुल, कुछ? बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगी कि पता नहीं जैसे कहते हैं ना कि मैंने जो सहा है, जो मैंने अपने हवाले से बातें भुगती हैं, कहते हैं ना कि भुगत भोगी होता है इंसान, तो उस दर्द को ज़्यादा इलैबोरेट कर सकता जी, है ना? तो मैं तो यही कहूँगी कि दिल से दिमाग से तोड़-मरोड़ दी जाती हैं। दिल से दिमाग से तोड़-मरोड़ दी जाती हैं। प्रतिभाशाली स्त्रियाँ ना अक्सर छोड़ दी जाती हैं। जाती हैं या नहीं? जी, प्रतिभाशाली स्त्रियाँ ना अक्सर छोड़ दी जाती हैं। मैं ऐसा भी कहूँगी कि जो बातें स्त्रियों के द्वारा हँसी में टाल दी जाती हैं, हुँ, जो बातें स्त्रियों के द्वारा हँसी में टाल दी जाती हैं, उन्हीं बातों पर उन्हीं बातों पर अक्सर स्त्रियाँ घर से निकाल दी जाती हैं। उन्हीं बातों पर स्त्रियाँ अक्सर घर से निकाल दी जाती हैं। और फिर मैं ऐसा भी कहूँगी कि मैं थक चुकी हूँ उससे दवा की फ़रमाइश करते-करते। हुँ, मैं थक चुकी हूँ उससे दवा की फ़रमाइश करते-करते। हाँ, मैं थक चुकी हूँ अपने दर्द की नुमाइश। हुँ, हुँ, हाँ, मैं थक चुकी हूँ अपने दर्द की नुमाइश करते-करते। देखो स्त्रियों की कितनी बड़ी मजबूरी होती है, वो अपने अंदर ही अंदर सब कुछ पीती रहती हैं। जी, उनके पतियों को या उनके पुरुष समाज को सब कुछ पता होता है स्त्रियों को चाहिए क्या, हाँ, लेकिन एक नेग्लेक्ट तो किया ही जाता है। जी, बहुत बड़ा फनकार था वो मुझे किसी भी आकार में गढ़ सकता था। चेहरे पढ़ लेता था ज़माने भर के यूँ तो। अगर वो चाहता तो मेरी खामोशियाँ भी पढ़ सकता था। बिल्कुल सही। अगर वो चाहता तो मेरी खामोशियाँ भी पढ़ सकता, मगर नहीं पढ़ी। और फिर लड़कियों को भी एक बात कहना चाहूँगी कि हथकड़ियाँ हैं ये हाथों की, कोई जी, कंगना-वंगना नहीं। आप भी सुन लेना कि हथकड़ियाँ हैं ये हाथों की, कोई कंगना-वंगना नहीं, भटकना तो मंज़ूर कर लेना, भटकना तो मंज़ूर कर लेना पर बंधना-वंधना नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, ट्रू था तो एकदम। और ऐसे भी कह सकती हूँ कि जुए में हार दी जाती हैं, जुए में हार दी जाती हैं या फिर जीत ली जाती हैं स्त्रियाँ। जैसे सही द्रौपदी। बात है या नहीं? जुए में हार दी जाती हैं या फिर जीत ली जाती हैं। हमलों में स्त्रियाँ या फिर तुलसी की पौध की तरह रोंप दी जाती हैं गमलों में। नहीं। या तो या फिर तुलसी की कि आप तो तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की अब आप घर हुँ, पे रहो इस आंगन में रहो। यहाँ हुँ, मेरे कहने का ये तात्पर्य है। और ऐसा भी कह सकती हूँ कि उनकी ख्वाहिशों को उनके ही हाथों में मरवा दिया जाता है। हुँ, उनकी ख्वाहिशों को उनके ही हाथों से मरवा दिया जाता है। कुछ स्त्रियों को दीवारों में नहीं, चारदीवारी में चिनवा दिया जाता है। कुछ स्त्रियों को दीवारों में नहीं, चारदीवारी में चिनवा दिया जाता है। हाँ, और ज़िम्मेदारियों की चक्की में पिसते-पिसते मर जाते हैं। ज़िम्मेदारियों की चक्की में पिसते-पिसते मर जाते हैं। जब दिल से नहीं निभाए जाते ना, जब दिल से निभाए नहीं जाते ना, तो ये रिश्ते मर जाते हैं। हुँ, जब दिल से नहीं निभाए जाते ना, तो ये रिश्ते मर जाते हैं। स्त्रियों के हवाले से बहुत कुछ लिखा है कि पतिता कहलाती हैं। कितनी सच्ची बात और यानी कि कितनी सटीक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पतिता कहलाती हैं, वो शुद्ध नहीं मानी जाती। हुँ, घर से भागी हुई स्त्री बुद्ध नहीं मानी जाती। हुँ, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ जी, कि स्त्री जब घर से भाग जाती है तो उसकी अग्नि परीक्षा ली जाती है। जी, उस पर मतलब विश्वास फिर नहीं किया जाता, यस, उसे यस, स्वीकार ही नहीं किया जाता। यस, लेकिन अगर घर से अपने बच्चे और पति पत्नी को सोते हुए छोड़कर पुरुष चला जाता है तो बुद्ध बन जाता है।
तो पतिता कहलाती है, वो शुद्ध नहीं मानी जाती। घर से भागी हुई स्त्री बुद्ध नहीं मानी जाती। एक बहुत मेरे मन के बहुत करीब है ये पंक्तियां, मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। जो काम करने के लिए कहा था उसे करा ही नहीं गया। जो काम करने के लिए कहा था उससे करा ही नहीं गया। खाली मांग तो भर दी उसने, खालीपन लेकिन भरा ही नहीं गया। खाली मांग तो भर दी उसने, खालीपन उससे भरा ही नहीं गया। हंसती मुस्कुराती रहती हैं दुनियादारी में स्त्रियां। हंसती मुस्कुराती रहती हैं दुनियादारी में स्त्रियां। वनवास भोगती रहती हैं चार दीवारी में स्त्रियां। वनवास भोगती रहती हैं चार चार दीवारी में स्त्रियां। एक बहुत अच्छी बात ये भी कहती हूँ कि लब तो सी लिए हैं मैंने, मगर ये आंसू पीना भूल गई। लब तो सी लिए हैं मैंने, मगर ये आंसू पीना भूल गई। मरी तो नहीं मैं तुझसे दूर होकर, हाँ मगर मैं जीना भूल गई। मरी तो नहीं मैं तुझसे दूर होकर, हाँ मगर मैं जीना भूल गई। अभी मैं बात कर रही थी श्रृंगार की कि बंधना बंधना नहीं, कंगना मंगना नहीं। तो मैं ये दोहा सुनाती हूँ कि कंगन पायल कर घनी, इस दोहे को कोट कीजिएगा। कंगन पायल कर घनी और गले का हार, बंधन के ये चिन्ह है, मैं समझी श्रृंगार। बंधन के ये चिन्ह है, मैं समझी श्रृंगार। और एक तुम्हारा आसरा, और सुनेगा कौन। सुनवाई हो सब्र की, चीख रहा है सुनवाई हो सब्र की। मैं दोहा लेखिका हूँ, मैंने 4 किताबें दोहों में कही हैं। तो अपनी बातें दोहों में कहती रहती हूँ। और कहते हैं ना, मेरी भी सुन लीजिए दाता कभी अपील, पेचीदा से केस की खुद हूँ आज। मैं अपनी वकालत करने के लिए तो यहाँ बैठी हूँ। ठीक। और ये दोहा जरूर सुनाना चाहूंगी कि पत्थर की दुनिया हुई, पत्थर की दुनिया हुई, पत्थर के इंसान, मुझको भी पत्थर करो, पत्थर के भगवान। मुझको भी पत्थर करो, पत्थर के भगवान। अच्छा, एक चीज और सुनाती हूँ आपको कि कुछ कहूंगी ना तो तुम्हारे ओंठ सिल जाएंगे। ये पुरुषों से जो शिकायतें हमारी महिलाओं को रहती है, हम लोगों को रहती हैं कि कुछ कहूंगी ना तो तुम्हारे ओंठ सिल जाएंगे। सच कह रही हूँ, तुम्हारी रूह तक के घाव छिल जाएंगे। ये जो तुम्हारा कंधा है ना, मुझे जीते जी चाहिए। ये जो तुम्हारा कांधा है ना, मुझे जीते जी चाहिए। मरने पर तो मुझे और 3 मिल जाएंगे। वाह। मरने पर तो मुझे और 3। कहते हैं ना, टाइम तो कोई मीन्स देना चाहिए। चाहे वो पति है उसे पत्नी को टाइम देना चाहिए, या पत्नी है उसे वो अपने पति को भी टाइम देना चाहिए। और बाद में हम पछताने के सिवा कुछ नहीं मीन्स करते हैं। आपकी सारी जितना भी आपने अभी सुनाया दोहा और वो, उसमें सब कुछ रियल लाइफ पे रिप्रेजेंट है, मतलब सब कुछ रियल लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है। बिल्कुल यामिनी, तभी तो मैं कहती हूँ कि दिल बहलाने कौन आएगा। दिल बहलाने कौन आएगा, अब समझाने कौन आएगा, और क्यों रूठूं मैं, किनसे रूठूं, मुझे मनाने कौन आएगा। जी। इसीलिए मैं किसी से रूठती नहीं। अच्छा, पता ही है कि कौन ही आएगा। कौन ही बहुत ही आएगा, सुंदर बैठो आपकी आप। कविता है। और पता है आजकल का क्या जमाना आ गया है, आप मुझसे बात नहीं करोगे, मैं आपसे बात, या अगर हम रिश्ते में हैं तो ठीक है ना, लेकिन आप मेरा स्टेटस मोबाइल पे जरूर देखोगे। और हाँ, तब मैं ये क्या है। कहती हूँ कि हवाओं में जलता हुआ कंदील देखता है, मेरी आंखें बन चुकी हैं, झील देखता है। मिलता है तो देखता भी नहीं नजरें उठाकर, मिलता है तो देखता भी नहीं नजरें उठाकर, यूं वो रोज मोबाइल में मेरी रील देखता है। यूं वो रोज So sweet. मोबाइल में मेरी रील देखता है। बहुत ही प्यारा। तो वही ना, बस लिखना चलता रहता है धीरे धीरे, कि धीरे धीरे तुम इन दिल की दीवारों पर चढ़ सकते हो। धीरे धीरे तुम इन दिल की दीवारों पर चढ़ सकते हो। तुम इस गीली माटी को आकारों में गढ़ सकते हो। तुम इस गीली माटी को आकारों में गढ़ सकते हो। दुनिया भर को देख लिया पर अब तो ऐसा लगता है, अंतर मन की पाती को तो केवल तुम ही
वाह! कोई नहीं पढ़ सकता, जो आपका चाहने वाला है, चाहे वो आपका पिता है, भाई है या फिर पति है, उसे वही पढ़ गीली सकता है, माटी बोल दिया तो ऑफ कोर्स वो तो वही कर सिंपल हो सकते गया। हैं, है ना? उर्वी जी, आपने एक किताब लिखी है जिसका नाम है व्यथा कहे पंचाली। या इट्स तो राइट इन माय हैंड। ये आपके हाथ या में भी है और बहुत ही सुंदर लग रही है इसका कवर पेज एंड ऑल। तो इसके या बारे में आप थोड़ा-सा बताइए। थोड़ा सा। मतलब बहुत बड़ी किताब है बट कुछ ऐसा बिल्कुल, बताइए बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमारे फॉलोअर्स सुन सकें। वाक़ई ये किताब यामिनी मेरे दिल के करीब है जी, और इसको लिखने में मुझे 9 वर्ष का समय लगा। अच्छा, 9 साल में मैं इसके केश अभी भी नहीं बाँध पाई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ओके। और मैंने पूरा प्रयास किया और ये जो किताब है यामिनी, ये पंचाली के पर्सपेक्टिव से मैंने महाभारत के पात्रों पर प्रकाश डाला है ओके, और जो पात्र पांचाली के इर्द-गिर्द थे, जी। जो भी पात्र उसके इर्द चाहे वो उसके पाँचों पति थे, चाहे वो श्री कृष्ण तो ऑफ कोर्स थे ही इसमें, ठीक हुँ, है ना? भीष्म पितामह थे, जो उसके बड़े थे गांधारी, धृतराष्ट्र और जयद्रथ जितने भी पात्र थे, तो मैंने अश्वत्थामा उन पर जी, प्रकाश डाला है और ये जो किताब है, मैंने 34 इसमें मैंने प्रसंग दिए हैं। 34 प्रसंगों में मैंने पूरी बात कहने की कोशिश की है जिसमें कि अलग-अलग पात्रों का विवरण मैंने दिया है, ओके। ठीक है ना? और जो यानी कि किताब का अनुक्रम है वो इस तरीके से है कि बचपन से चलते हुए स्वयंवर, पगफेरा, इंद्रप्रस्थ, चीरहरण, चौसर दोबारा, वनगमन, संवाद जितने भी होते हैं वन में, फिर जयद्रथ का द्रौपदी ने हरण किया था, जी, वो सीन मैंने वो प्रसंग दिया है, दुर्वासा प्रसंग दिया है और अज्ञातवास, कीचक, विराट संग्राम, संधि वार्ता, युद्ध संवाद चाहे वो कृष्ण द्रौपदी का था और कृष्ण उपदेश, भीष्माशीष, कुरुक्षेत्र, अभिमन्यु वध, दुशासन वध और कर्ण वध, दुर्योधन वध, धृतराष्ट्र का प्रतिशोध, गांधारी का श्राप और पांचाली के पांचों पुत्रों का वध, अवध्य अश्वत्थामा और उत्तरायण, स्वर्गगमन और जो सबसे इम्पोर्टेंट है द्रौपदी मेरी नजर से और ये महाभारत से हमें मिला क्या? इस महाभारत से जो हमें मिला वो एक सिर्फ 8 चौपाइयों में मैंने कहने की कोशिश की है। 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नुकसान हुआ और पूछा गया कि द्रौपदी इस युद्ध की कहते हैं ना कि उसकी वजह से ये युद्ध हुआ और क्या मिला? उर्वशी कहती है कि गीता मिली। हमें तब मैं कहती हूँ एंड में कि अगर पाप का वर्ण ना होता, गीता का अवतरण ना होता और कली ज्ञान की खिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे? वहीं से बिल्कुल। हमारी गीता हमें मिली थी जी, ना। जी। तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है, इसमें मैंने द्रौपदी से समीक्षा करवाई है। अच्छा, इस किताब की द्रौपदी से समीक्षा कैसे कराई है? क्योंकि द्रौपदी को कहते हैं ना पांचाली को ज़िम्मेवार माना जा रहा था कि महाभारत की तुम्हारी वजह से हुआ है। तो यहाँ पे द्रौपदी अपने आप को बचाती हुई नज़र आ रही है। वो अच्छा। कहती है कि मैंने तो कहा था, यानी कि मैं कारण हूँ, लेकिन वो लोग भी तो थे ना, जी, जो महाभारत के पात्र हैं उनके बारे में बात की गई है। यहाँ में सबसे अच्छी चौपाई मुझे लगती है कि जिसने खुद को मथा नहीं है, उसकी कोई व्यथा नहीं है। तो ये कितना दर्द है इसमें बिल्कुल। और इसमें जो मेन चीज़ मैं कहना चाहती हूँ द्रौपदी की ऊहा-पोह के हवाले से कुछ पंक्तियाँ हैं। द्रौपदी कहती है कि 5 पिया स्वीकारे क्यों थे, अपने भाग बिगाड़े क्यों? मेरी शादी अर्जुन से हुई थी, कुंती ने कहा और मैंने मान लिया, तो कसूरवार तो मैं भी हूँ। जी, ठीक है ना कि बाँट लो भई पाँचों कुंती ने कहा कि बाँट लो, भिक्षा थोड़ी थी, लेकिन जी। मैंने उस वक़्त प्रतिकार नहीं किया, तो हाँ मैं जी, भी दोषी हूँ। 5 पिया स्वीकारे क्यों थे, खुद ही भाग बिगाड़े क्यों थे? काश विरोधी हो जाती मैं, थोड़ा क्रोधी हो जाती मैं, काश न मेरे हिस्से होते, शुरू न फिर ये किस्से होते, काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं। हुँ, काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं। इसी ने कहा था, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूँगी। जी, जी, वो जी। भी एक महाभारत का बहुत बड़ा कारण है। हाँ जी, कर्ण अगर ना रोता शायद, तो संग्राम ना होता शायद। अच्छा इसमें बहुत अच्छी बात ये है यामिनी कि मैंने युद्ध के पर्यायवाची इस पूरी ऊहा-पोह में मैंने युद्ध के पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया है। अच्छा। तो जैसे अभी मैंने कहा है कि कर्ण अगर ना रोता शायद, तो संग्राम ना होता शायद।
तो दुशासन मतिमंद न होता, रिश्तों में फिर द्वंद न होता। द्वंद, ये भी युद्ध का एक पर्यायवाची है। ओके। और जो दुर्योधन क्रुद्ध न होता, तो शायद ये युद्ध न होता, है ना। और यूं ना काश विभाजन होता, अर्जुन मेरा साजन होता। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि खुले अगर ये बाल ना हो। द्रौपदी ने सौगंध खाई थी कि इन बालों को जब तक दुशासन का लहू नहीं पिलाया जाएगा, लगाया जाएगा, मैं ये केश नहीं बांधूंगी। और वो केश खोलकर अपने पांचों पतियों को उकसाती थी, देखो मेरे बाल खुले हुए हैं, अच्छा। युद्ध करो। तो उर्वशी अग्रवाल उर्वी इसको कैसे कहती है कि खुले अगर ये बाल न होते, श्वेत पृष्ठ फिर लाल न होते, यदि मेरा अपमान न होता, गिद्धों का जलपान न होता। 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नुकसान हुआ था, गिद्ध नोच रहे थे, सियार नोच रहे थे लाशों को। तो द्रौपदी कहती है कि यदि मेरा अपमान न होता, गिद्धों का जलपान न होता, और मौन जो सबसे बड़ा रीजन था, मौन अगर गुरुदेव न होते, रण आंगन में प्राण न खोते, काश सत्य का साथ निभाते और बड़े भी कुछ कर पाते। सत्य यही जो समर न होता, समर युद्ध का पर्यायवाची, ओके। सत्य यही जो समर न होता, कुरुक्षेत्र फिर अमर न होता। और नारी का अपमान न होता, कुरुक्षेत्र शमशान न होता। हम भूल जाते हैं कि नारियों के सम्मान के लिए तो महाभारत तक हो गया, और ये आज हम बात तो नारियों का सच है। सम्मान किस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। महाभारत तो एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है इसके। जी, बहुत बड़ा उदाहरण। स्वाभिमान से जीना महाभारत ने ही हमें सिखाया है हाँ जी। कि स्वाभिमान क्या होता है। और माना कि द्रौपदी के 5 पति थे, पर पांचों उनको उतना ही आदर देते थे, सम्मान देते थे। बहुत सम्मान देते थे। द्रौपदी एक सती थी। जी। द्रौपदी एक सती स्त्रियों की श्रेणी में आती है, हाँ जी। पतिव्रता थी, जी। और पूरी तरीके से उसने पांचों पतियों की सेवा की और कभी इस चीज का गिला नहीं किया कि मेरी शादी तो, मेरा विवाह तो सिर्फ अर्जुन के साथ हुआ था। तो इस तरीके से द्रौपदी को अगर देखा जाए तो शी वॉज पूजनीय, शी इज पूजनीय। या राइट। तो उर्वी जी, आपने इतनी बड़ी किताब लिखी, बट एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहती हैं लोगों को इसके बारे यामिनी, मैं एक्चुअली पांचाली की तो व्यथा कहना चाहती ही थी, लेकिन मैं इसको जोड़ना चाहती थी कि आजकल जो हो रहा है भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में, जो कहते हैं ना कि जो चीजें हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो नारी की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, और जो भी हो रहा है, मैं यहाँ पर इसलिए भी ये किताब लिखना चाहती थी, इसीलिए भी ये किताब लिखी है कि मैं बताना चाहती हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य के साथ मैं उसको जोड़ना चाहती थी, जो उस वक़्त हुआ था। में? आप क्या समझते हो, चीरहरण पांचाली का हुआ था क्या? आज कुछ नहीं हो रहा। उस वक़्त कोई नहीं बोला था। जी। आज क्या हो रहा है? नग्न घुमा दिया जाता है हाँ जी। स्त्रियों को, बिल्कुल। मीन्स टुकड़े करके डाल दिया जाता है। बिल्कुल, आज भी नारी लुटती है, घरों में ही लुटती है। तो कौन क्या कर रहा है? तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, जी। कि आज व्यवस्था है गांधारी। ओके। आज व्यवस्था है गांधारी, हर नारी पर पड़ती भारी, सिर्फ व्यवस्था की है मारी, पांचाली सी है हर नारी, पांचाली सी है हर नारी। और हम आज देखते हैं कि आज भी कहते हैं ना कि हमें मीन्स कपड़े के उसमें लिपटे हुए नवजात शिशु मिलते हैं नालों में, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के। जब एक कहते हैं ना, एक अवैध संतान हो जाती है, अवैध रिश्ते से पैदा हुए, तो मैं क्या कहती हूँ कि आज कर्ण बहते नालों में, हंसते रोज कुटिल चालों में, दुर्योधन अब तक जिंदा है, चोले बदल बदल रहता है, अब भी दुशासन मिलते हैं, कितने शील भंग करते हैं, अब भी दुशासन मिलते हैं, कितने शील भंग करते हैं, अपने होंगे अगर जुआरी, लगी रहेगी दाव पे नारी। और इज्जत की नीलामी होते, देख रही हूँ रोते रो, इज्जत की नीलामी होते, देख रही हूँ रोते रोते, अंधी होती है सरकारें, अबलाएं अब किसे पुकारें। अंधी होती हैं सरकारें, अबलाएं अब किसे पुकारें, भीष्म पिता है वेतन भोगी, और व्यवस्था भी है रोगी, चीरहरण अब भी होते हैं, कृष्ण मगर शायद सोते हैं, कान्हा शायद रूठ चुके हैं, या फिर थक कर टूट चुके हैं,
कृष्ण कहाँ से अब आएंगे, चिर नहीं अब बढ़ पाए। कृष्णा पुनर्जन्म मत लेना। कृष्ण, जब आज के हालात ऐसे हैं, जब सुनवाई नहीं हो रही, तो उर्वशी अग्रवाल उर्वी क्या कहती है, कृष्णा पुनर्जन्म मत लेना, खुद को इतना कष्ट न देना। पांचाली ने कथा कही है, उसने अपनी व्यथा कही है, उसने अपनी व्यथा कही। बहुत सुंदर किताब तो है आपने। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आईना दिखाया है इस किताब के कि आज बदला क्या है, तब भी नारी के साथ यही कुछ था, अब भी यही है। तो ये जितनी किताबें आपने लिखी है ये सब ऑनलाइन भी मिल जाती है? जी, ऑनलाइन अमेज़न पर है, फ्लिपकार्ट पर है और काफ़ी अच्छी जा रही हैं ये किताबें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कहूँगी दर्शकों को, पाठकों को कि एक मेहनत तभी साकार होती है जब वो आपके हाथ में पहुँचती है। जी, राइट। मोबाइल में उतना ज़्यादा कंटेंट आ नहीं सकता। गूगल अंकल आपको बार-बार रिपिटिशन बताएँगे, लेकिन आपको अगर ऑथेंटिक कुछ पढ़ना है, तो लेखक की मेहनत को देखना पड़ेगा ना, वो किताबें लेनी चाहिए। और महाभारत कहते हैं किसी घर में नहीं रखी जाती, महाभारत को अशुभ माना जाता है। महाभारत एक पवित्र ग्रंथ है भई, ऐसा क्यों? तो इसलिए मैंने एक छोटा रूपांतरण किया है उस कथा कहे पांचाली के रूप में। हाँ, तो ये तो तो मेरे बहुत ख्याल से सुंदर तो ये हर घर में होनी चाहिए किताब, जी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। या उर्वी जी, आप जैसे बहुत सारे मंचों पर सम्मानित हो चुकी हैं जी, एंड बहुत लंबी लिस्ट है, मैं तो बयां भी नहीं कर सकती जी, उसके जी, बारे जी। में। तो इतना सम्मान आपने पाया, इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाई है, तो उसके बाद भी मतलब आप कैसे अपने आप को देखती हैं? कैसे क्या समझती हैं? मतलब थैंक यू वेरी मच। सबके सम्मान के लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ, गदगद हूँ, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी, अभी अगर कुछ काम किया है तो अभी नज़र में आएगा, तो अभी मिलेगा कुछ जी, एंड आई एम श्योर कि रिवार्ड ज़रूर मिलते हैं। बिल्कुल। प्रतीक्षा अगर शबरी सी हो तो पूरी होती है। हाँ जी। तो मैं भी प्रतीक्षारत हूँ कि मेरी किताबों को सम्मान मिले, हुँ। आप लोगों के हाथ में आए ये किताबें, दर्शक पढ़ें, पाठक पढ़ें, जी, दर्शक बिल्कुल। देखें। और सबसे बड़ी बात, इस किताब पर तो नाटक भी हो चुका है। हो अच्छा, चुके हैं, हो रहे हैं। ओके। जी। तो इसके मतलब आप थिएटर्स वगैरह करते हैं? या बिल्कुल हो रहा है और शबरी आने वाले समय में शबरी पर भी होगा। वेरी नाइस। हुँ। तो मतलब थिएटर के लिए आपकी खुद की ही टीम थिएटर करती नहीं, है, बाहर नहीं की भी लोग? रूबरू थिएटर ने किया था। मेरी बहुत प्रिय मित्र हैं काजल सूरी, जी, वो रूबरू थिएटर से उन्होंने कम से कम 2 से ढाई हज़ार नाटकों को प्रसारित किया है। ओके। उसमें से अभी जो उनका लेटेस्ट है यामिनी, वो व्यथा कहे पांचाली उन्होंने किया है। हुँ। शबरी की वो तैयारी कर रहे हैं। उर्वी जी, अभी आपने इतनी प्यारी-प्यारी पंक्तियाँ सुनाई हैं, इतने अच्छे से दोहे सुनाए हैं, तो आखिर में आप लोगों से क्या बयाँ करना चाहती हैं? बस यही कहना चाहूँगी कि चाहे खुशियाँ मिले या हमें गम मिले, जी। हमको ज़्यादा मिलें या कि फिर कम मिलें, आओ हम इश्क से प्रार्थना ये करें, ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हम मिलें, ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हम मिलें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यामिनी। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने इतने प्यार से हमें सब कुछ समझाया, अपनी किताबों को इतने अच्छे से समझाया है कि मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है इसको पढ़ने का। मैं थैंक चाहूँगी यू। सारे फॉलोअर्स ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। थैंक यू सो मच उर्वी जी।